ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आपको बता दें कि हम चर्चा कर रहे हैं हाथरस की, उस निर्भया की जो जिंदगी और मौत की जंग हार चुकी है। हमारे साथ में शौकत अली साहब जुड़ चुके हैं, सपा से नेता है, शबनम पांडे बीजेपी से, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस से और नूतन ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ता। सबसे पहले शबनम जी आपके पास में आना चाहूंगा, बीजेपी से आप आते हैं और सबसे बड़ी बात, योगी सरकार राम राज्य की बात करती है, उस राम राज्य की बात करती है जिसके पुरोधा है हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान प्रभु श्री राम, जिन्होंने दलितों के साथ में कैसा बर्ताव किया था, शबरी के झूठे बेर खाए थे, केवट ने उनको नौका से नदी पार कराई थी। और उस राम के भक्त, सो कॉल्ड भक्त हम कहेंगे, उस राम के सो कॉल्ड भक्त जो राम राज्य की बात करते हैं, राम मंदिर की तो बात कर लेते हैं, लेकिन उसी राम राज्य में, उसी राम के भक्तों के नीचे क्या कुछ हो रहा है शबनम जी? देखिए उमंग जी, इस बात को कहना कि हम राम राज्य की बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ दलितों को जोड़ना, ये मैं समझती हूँ कहीं ठीक नहीं है। अगर बेटी किसी के साथ रेप होता है तो वो बेटी ना दलित होती है, ना अमीर होती है, ना शबनम गरीब जी होती है। माफ उसको कीजिएगा, हम मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। दलितों को इसमें क्यों हमने जोड़ा, क्यों जाति विशेष का हमने नाम लिया, उसका मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमने जानबूझ के हमने इसका नाम लिया है। मार्च 2020 की नेशनल क्राइम रिपोर्ट के आंकड़े मैं आपको बता देता हूं। 9 साल के आंकड़े तो आप लोगों ने पेश कर दिए कि 9 साल में उत्तर प्रदेश में अपराध के क्या आंकड़े थे और योगी सरकार में क्या आंकड़े हैं। एक आंकड़ा मैं भी आपको बता देता हूं, मार्च 2020 का है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट का। पूरे भारत में दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हुए हैं, जो अपराध हुए हैं, वो है 21.3। ये पूरे भारत के हैं, राष्ट्रीय आंकड़े हैं। और उत्तर प्रदेश के आंकड़े अगर आप जान लेंगे तो शायद आपको ये तो पता पड़ जाएगा कि हमने जाति विशेष का नाम क्यों लिया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ मार्च 2020 की नेशनल क्राइम रिपोर्ट के हिसाब से 28.8% अपराध हुए हैं, अत्याचार हुए हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि हम दलितों को इसमें क्यों ना जोड़े। शबनम जी देखिए, मैं अपराध को अपराध मानती हूँ और अपराधियों को अपराधी। उससे ज्यादा ना उसकी जाति और धर्म पर मैं विशेष ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे कड़े दंड मिलने चाहिए और अपराध को अपराध की श्रेणी में डालना जरूरी है। अगर हम जाति धर्म राजनीति में उलझ कर रह जाएंगे तो ये ऐसे नृशंस हत्या करने वाले, रेप करने वाले, दिल को दहला देने वाली इस तरह के कांड करने वाले लोग बच के निकलते हैं, क्योंकि हम किसी जाति विशेष पर अटक कर रह जाते हैं। लेकिन वो बेटी जिसके साथ ऐसा हुआ है, उसके साथ, उसके परिवार के साथ मेरी संवेदना है। और साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही उसके भाई ने थाने में इस घटना की जानकारी दी, FIR लॉन्च कर लिया गया और FIR हत्या के आरोप में किया गया, धारा लगाई गई। और उसके बाद पुलिस अपराधियों को पकड़ने में लगी रही और उस बच्ची का इलाज अलीगढ़ के एक अस्पताल में चलता रहा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुमोटो इसका संज्ञान लिया। प्रदेश की भी महिला अध्यक्ष उसको देखने जाने वाली थी, पर महिला आयोग की सदस्य भी उधर गई थी देखने के लिए उसको। तो उसकी हालत गंभीर होने के बाद उसे सफदरजंग अस्पताल भी ले जाया गया, पर हम बचा नहीं सके। पर जो अपराधी हैं, उन अपराधियों ने जिस तरीके से इस बच्ची के साथ दुर्घटना की है, उन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले की पूरी तह तक जाया जाएगा। इसमें अगर किसी और की भी संलिप्तता होगी तो सरकार, जो कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है, और आप लगातार देख रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार अपराधियों पे शिकंजा कस रहे हैं। चाहे बिल्कुल शबनम जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही कथन है कि पुलिस उत्तर प्रदेश में माफिया की तरह काम कर रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही कथन है। और जब सूबे का मुखिया पुलिस प्रशासन के लिए, अपनी सरकार के, अपने राज्य के पुलिस प्रशासन के लिए ऐसा कहता है, तो जाहिर सी बात है इन अपराधियों का हौसला तो बढ़ेगा ही। और आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति आपने अपना रखी है, एंटी रोमियो स्क्वाड आपने बनवाया है। 1.5 साल पहले योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जितने भी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। लेकिन कितने
ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की संपत्तियां कुर्क हुई हैं, कितने अपराधियों की संपत्तियां कुर्क हुई हैं, गंभीर अपराधियों की। आप छोटे मोटे जो अपराधी जो सुर्खियों में रहते हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर लेते हैं और उसके बाद आप इतिश्री कर लेते हैं, और विकास दुबे के लिए आप अभी तक शाबाशी लेते हुए थकते नहीं है। और दोनों घटनाओं में, विकास दुबे वाले कांड में भी, हाथरस वाले कांड में भी, पुलिस बाद में आई है जीरो टॉलरेंस की नीति होते हुए। और जो मुख्य आरोपी है संदीप, जिसका नाम है, वो अक्सर उसके खिलाफ कई प्रकार की पहले भी शिकायतें आई हैं। अक्सर शराब पीकर वो औरतों के खिलाफ अत्याचार करता था, उन्हें परेशान करता था। और इसी आप भी की सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के अंदर रहकर एंटी रोमियो स्क्वाड का कानून बनने के बाद भी इस अपराधी के ऊपर लगाम नहीं लगाई गई। और देखिए इस अपराधी ने क्या कर दिया। शबनम जी आपके पास आऊंगा, शौकत अली जी हमारे साथ जुड़े। शौकत जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए उमंग जी, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके मंत्री और इनकी सरकार कितना संवेदन है आप समझ सकते। घटना हाथरस में हुई और बताया हरदोई जी, उनको ये जानकारी नहीं कि किस जिले में घटना हुई और कहाँ घटना नहीं हुई। कितना संवेदन हो सकते हैं अपराध को लेकर आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, शबनम जी कह रहे थे कि हत्या में मुकदमा पंजीकृत हो गया था। अरे शबनम जी, आपको जानकारी है कि 307 में भी मुकदमा नहीं हुआ था, इतना गंभीर अपराध होने के बावजूद भी। जब प्रेशर पड़ा मीडिया का, विपक्ष का दबाव हुआ, तब जाकर 307 में मुकदमा पंजीकृत हुआ। और आप किस जगह हैं? इतना जघन्य अपराध हुआ है, जीभ काट लेना, हड्डियां तोड़ देना, गर्दन तोड़ देना, उसके बावजूद भी सरकार एकदम मौन व्रत रखे हुए थी। जब विपक्ष जागा, समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाना शुरू की, सारे विपक्ष ने आवाज उठाना शुरू की, मीडिया ने एकदम आवाज उठाई तरीकों की, तब जाकर सत्ता पक्षी नींद टूटी। अरे ये क्या हो गया, ये तो बड़ा अपराध हुआ। नींद भी टूटी, कोई बात नहीं, नींद से जब हड़बड़ाहट में जी शौकत सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। और वाकई जिस तरीके से आपने कहा है कि बीजेपी की अगर सरकार है तो उसकी ओर से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार में इस तरह के काम नहीं हुए हैं? आपने पहला सवाल यही किया गया कि इस पे आप क्या कहेंगे। आपने एक बार भी नहीं कहा कि वाकई ये गलत हुआ है, जो अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं, सीधा बीजेपी पे आप तो भड़कना शुरू हो गए कि बीजेपी के कार्यकाल में ये सब हुआ है। मैं बहुत घृणा के साथ कहना कि जो भी अपराधी उनके पास सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए हमारी सरकार महिलाओं को लेकर बहुत सभी करती थी, इसलिए हम लोग 1090 बनाया था, एंटी रोमियो स्क्वाड ने। सर ऐसी चीजों में आपको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी चीजों में आपको गहनता से चिंतन करना चाहिए कि क्या कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जा सकते हैं जिससे कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। बिल्कुल हम मांग करते हैं प्रीति जी, बिल्कुल मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रीति जी आपको जानकारी है इनके डीएम हाथरस डीएम साहब ने आंकड़ा तो दे दिया कि हमने कितना पैसा दिया और कितना देंगे अभी, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि उस महिला के साथ, बेटी के साथ जो दर्द हुआ, जो प्रताड़ना हुई, उस पे एक बार तो खेद व्यक्त कर देते। ठीक है, ठीक है शौकत सर, बिल्कुल वापिस आऊंगी आपके पास। पैनल पे और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ लगातार चंद्रमोहन शर्मा सर जुड़े हुए हैं। सर आपने भी, हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उनकी बातचीत सुनी हुई, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए सबसे पहले तो बहुत दुखद बात है और ये जो चीजें हैं ये बंद होनी चाहिए और बंद उनके काल में सबसे पहले होनी चाहिए। प्रीति जी, जो लोग डंके की चोट के ऊपर पिछली सरकारों की कार्य प्रणाली को परिचय करके देश की जनता और सूबे की जनता को भगा के सत्ता के ऊपर आया जी। एक तरफ चौकीदार बैठे हैं और एक तरफ योगी बैठे हैं। योगी वो बैठे हैं जो टाएं 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 और जो अपने स्लॉट्स बनाकर हर चीजों की कार्रवाई करते हैं, लेकिन देश की माँ बहन और बेटी अगर सूबे के अंदर सुरक्षित नहीं है तो वो हम सबके लिए प्रशंसित होता है, क्योंकि माँ बहन और बेटी मेरी नहीं सबकी है, चाहे किसी भी हो। फिर उसके बाद इस देश के अंदर, सूबे के अंदर एक दलित बच्ची, दलित बहन, दलित बेटी, और उसके बाद फिर हाथरस एक ऐसी जगह जहां पर निरंतर एक बार नहीं लगातार इस तरह के काम हो रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का ध्यान उस तरफ नहीं जाता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब इस तरह की चीजों में लिप्त व्यक्तियों को बचाने में लगे रहेंगे। अब आप सेंगर कांड को ले लीजिए, सेंगर कांड में क्या हुआ, वहां भी एक इसी तरह का परिवार था, इसी तरह का कांड हुआ और इतना बढ़ चला गया। जब बहुत ज्यादा शोर मीडिया ने जागरूक होकर उठाया, जब प्रश्न चिन्ह हुआ, तब जाके कुछ कार्रवाई वो भी नाम की हुई। जब तक चीजों के ऊपर एक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, कठोर निर्णय नहीं होंगे,
तब तक ये चीजें बंद नहीं होंगी। और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि इस पे फास्ट ट्रैक डिसीजन होने चाहिए, बिल्कुल किसी तरह की किसी भी चीज की सुनवाई ना होके, ताकि एक के मरने से कई लोगों को दहशत हो जाए और वो सोचे कि अगर मैं करूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, और 2012 निर्भया कांड के बाद में ये आवाजें उठी थी, लोग सड़कों पर आए थे, मोमबत्तियां खूब जली थी, लेकिन उस बेटी को भी न्याय मिलने में कितना समय लगा था ये हम सबको पता है। और अब योगी सरकार के सामने चुनौती है कि वो एक और निर्भया यहाँ ना बनने दे, और सिर्फ एक और नहीं, अब कोई भी निर्भया ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में नहीं होनी चाहिए। यह चुनौती है योगी सरकार के सामने, उस सरकार के सामने जिसका मुखिया खुद अपने पुलिस प्रशासन को माफिया बोलता है, जिसका पुलिस प्रशासन अपने आप को मुख्यमंत्री से भी ऊपर मानता है, जिसका पुलिस प्रशासन अपनी आंख नाक कान सब बंद करके बैठा है। खैर, नूतन जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़ी हैं। नूतन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कहूँ कि बहुत ही शर्मनाक घटना है, और कई बार अनवरत तमाम सख्त कानून होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं आए दिन होती हैं, और हमारी जो बहनें हैं वो ऐसी ब्रुटैलिटी का शिकार होती है जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि सोचने की इस बात की जरूरत है किस सरकार में क्या हुआ, उससे ऊपर उठ के, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होता, चुनाव होता तो, लेकिन व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं जो सिस्टम की फंक्शनिंग है वो वही रहती है। जब तक वहां परिवर्तन नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि इस तरह के अत्याचार रुक पाएंगे। उदाहरण के तौर पे जब आपने डिबेट शुरू किया तो दो चीजों को कहूंगी कि आपने जो अपना रिपोर्ट दिखाया, वहां डीएम साहब की एक बाइट भी दिखाई आपने जी। उन्होंने कहा कि जीव नहीं काटा गया था, गलत था, घर वालों ने गलत कहा। इतनी बड़ी घटना हो गई, अगर घर वालों को नहीं हुआ, एप्रीहेंशन हुआ, ब्रुटैलिटी उस बच्ची के साथ हुई, तो उसके बाद पूरी घटना को देखे जाने की जरूरत थी। क्या हुआ, अगर वहां भी अगर आप बचाव करेंगे, इस बात को लेकर शर्मिंदा नहीं होंगे कि पूरे प्रशासनिक अमला प्रशासन के होते हुए भी इस तरह की घटना हो कैसे जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल नूतन जी, आप बिल्कुल सही कह रही, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन इस समय वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। और नूतन जी ने जो बात यहां पर उठाई है डीएम साहब की, ये बात कि जीव उन्होंने नहीं काटी है, वो जबरदस्ती के दौरान उस बच्ची के साथ जब अत्याचार हो रहा था उस दौरान उसके दांतों के बीच में आ गई, इस वजह से जीभ कटी है। डीएम साहब को खुद सोचना चाहिए कि वो इतने जिम्मेदार ओहदे पर हैं, वो किस चीज को किस समय किसके सामने बोल रहे हैं। क्या उनके इस बयान से उन अपराधियों को हौसला नहीं मिलेगा? क्या उनके इस बयान से उन बेशर्म पुलिस वालों को हौसला नहीं मिलेगा जिन्होंने इस घटना को भी एक साधारण तरीके से निपटाने का पूरा मन बना लिया है? फिलहाल अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको बता दें, तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। साथ ही बात करें बीजेपी से हमारे साथ शबनम पांडे जी जुड़े हुई हैं। शबनम मैम, आपने भी सुना होगा, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने
अपने अपने वक्तव्य यहाँ पर रखे हैं कि किस तरीके से शर्मनाक जो घटना हुई है इसको लेकर सरकार की ओर से क्या कुछ और अच्छा काम किया जा सकता है जिसकी वजह से दोबारा इस तरह की घटनाएं वहां पर ना हो। क्या लगता है मैम, क्योंकि अगर बात की जाए 2017 में जब वहां पर बीजेपी की सरकार बनी थी तो वहां पर हाल फिलहाल में एक बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप हुआ था जो काफी चर्चाओं में रहा था और इतना ज्यादा चर्चा में रहा था कि वहां पर सत्ता ही पलटती थी। क्या लगता है आपको, आप लोग हमेशा बोल देते हैं कि पहले की सरकार थी, उन सरकारों में भी इस तरह के काम होते थे। अगर पहले की सरकारों में इस तरह के काम होते थे तो जनता ने उन्हें सत्ता से हटा दिया, आपको बैठाया, उम्मीद करी कि अब आपकी सरकार आई है तो अब वहां पर बहन बेटियां सुरक्षित होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहला मामला है, जब से आपकी सरकार बनी है तमाम रेप के केस सामने आ रहे हैं और ये तो सिर्फ रेप के ही हैं, इसके अलावा महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है, दहेज प्रताड़ना हो रही है, वो भी इतने सारे मामले आ रहे हैं। कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी? देखिए प्रीति जी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा जी। देखिए निर्भया कांड हुआ तो उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, उसमें पूरे देश भर से सजेशन गया। हमारे लखनऊ से भी हम लोगों ने काफी सारे सजेशंस भेजे और एक सख्त कानून बना। पर उस सख्त कानून के बनने के बावजूद इस तरीके की घटनाएं जो है लगातार होती रही और इसमें इसके बाद हमारी सरकार आई और केंद्र सरकार ने बच्चियों पे होने वाले इस रेप के कानून को और सख्त बनाया, उसकी सजा का दायरा और बढ़ाया। लेकिन उसके बावजूद भी ये होता रहा। हम सरकारों पे केवल अगर ये कहें कि सरकार कुछ नहीं कर रही, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में जितनी भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, कोशिश यही हो रही है कि हफ्ते भर के अंदर आरोपियों को पकड़ लिया जाए, क्योंकि देखिए ये संगठित अपराध नहीं है। ये 4 लोग निकलते हैं, 1 लोग निकलते हैं और अचानक इस घटना को घटते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसके बारे में जी आप बस इतना बता दीजिए, जो ये शर्मनाक घटना हुई है इसको लेकर आप क्या सोचती है, किसकी गलती है, किसकी लापरवाही की वजह से घटना हुई? देखिए ये घटना हुई है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा, मैं किसी एक को नहीं अपराधी मानती हूँ, इसमें हमारा समाज जो बना है उसमें जो पुरुष प्रधान जो मानसिकता है, जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, वो इन घटनाओं को करते हैं। हम कितना भी सख्त कानून दहेज पे बना लेते हैं या हम हत्या पे भी इतना सख्त कानून है, पर हत्याएं रुकती नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं जो ना कानून से डरते हैं ना समाज। बिल्कुल शबनम जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है इस समय। अब आप हमारे दर्शकों को और आप सभी को सुना देते हैं भीम आर्मी के सर्वे सर्वा चंद्रशेखर आजाद इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में आंदोलन जारी रहेगा। बिना पोस्टमार्टम के डीजीपी साहब वहां से बयान देने लग जाते हैं, उस दिन से कहां थे डीजीपी। तो खैर शबनम जी, जैसा कि आपने भी सुना, खैर पार्टी पॉलिटिक्स तो होती ही रहती है और विपक्ष को कहीं ना कहीं मुद्दा भी मिलता है, लेकिन अगर विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो आखिरकार कौन उठाएगा। और जाहिर सी बात है शबनम जी, बार बार हम नहीं कह रहे, हम इसको जातिगत रूप देना भी नहीं चाहते थे, लेकिन जो आंकड़े दर्शाते हैं वहां पे भी ऊंची जाति नीची जाति का मामला सामने आया। और इसी हाथरस में इसी परिवार का यह आरोप है कि पहले भी कई बार इस संदीप ने उस लड़की को धमकी दी है कि तुम्हारे साथ मैं ऐसा कर दूंगा, तुम्हारे साथ इस तरीके का बर्ताव कर दूंगा। वो लड़की घर से बाहर निकलने से डरती थी। आप सोचिए, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं शबनम जी। योगी सरकार के ऊपर सवाल उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि आप ही लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर लगवाए थे, अपनी विधानसभा चुनावों के समय बड़े बड़े भाषण दिए थे कि हम ये कर देंगे, अपराध या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर जाएगा या फिर गोली का निशाना बनेगा या फिर कारागार में जाएगा। उसके बाद भी अपराध हो रहे हैं, धमकियां दी जाती हैं और इस पूरे मामले में भी पीड़ित परिवार को धमकी मिली है। अपराधी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन कुछ फरार हैं, पकड़ लिए गए हैं, कुछ पकड़ भी लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी धमकियां पीड़ित परिवार को मिल रही है कि इस पूरे मामले को तुम देखना, हम उन्नाव जैसा मामला नहीं बना दे तो हमारा नाम बदल देना। ये आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति है और अगर ऐसी धमकियां मिल रही है तो कहीं ना कहीं शबनम जी आपको मानना पड़ेगा जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही सिमट के रह गई है। कुछ लोगों पर आप बुलडोजर चलवा देते हैं, कुछ लोगों की संपत्ति पर, कुछ लोगों को आप हवालात में डाल देते हैं, लेकिन हवालात से वो लोग अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे कैसे आपके खिलाफ विश्वास बढ़ेगा शबनम जी? उमंग जी
देखिए ये कहना गलत होगा कि कुछ लोगों पे कार्रवाई। आप देखिए विकास दुबे से लेके अतीक अहमद, विकास दुबे का तो शबनम जी माफ कीजिएगा, मैं आपको फिर बीच में टोक रहा हूँ, उसका तो आप अगर नाम नहीं ले तो ज्यादा बेहतर है, उसके बारे में आप शाबाशी ना ले तो ज्यादा बेहतर है। उसी विकास दुबे के घर में 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी और उस विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नहीं पकड़ा था। शबनम जी, हम बार बार इसको बोलते हैं, विकास दुबे के नाम पर शाबाशी लेना बंद कर दीजिए। विकास दुबे को आपने नहीं पकड़ा था, उसने खुद अपने आप को पकड़वाया था, आपने तो सिर्फ उसका एनकाउंटर किया है, उसको आपने पकड़ा नहीं है। हम उसे ठेका पट्टा देके उसको संभ्रांत नहीं बना रहे थे, हमने उस पर कार्रवाई का निर्णय लिया और कार्रवाई हमने शुरू किया। अब तक जिन दुर्दांत अपराधियों का मैं नाम ले रही हूँ, चाहे पश्चिम का हो या पूर्वांचल का हो या मध्य उत्तर प्रदेश का, सब पे कार्रवाई। शबनम जी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा, दोबारा आपका रुख करेंगे तो हम आपको बता दें तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी बीच में पूर्व IPS हमारे साथ SR वारापुरी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। जिस तरीके से आज जो शर्मनाक घटना सामने आई है, ऐसा नहीं है कि पहली घटना, इससे पहले भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और ऐसा भी नहीं हुआ अभी तक तो कि एक घटना हुई हो उसके बाद लगातार प्रदर्शन किए गए हों, सरकार की ओर से कानून बनाए जाते हैं, सजा भी दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं नहीं सुनाई देगी, लेकिन फिर भी लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। सर, क्या कहेंगे इस पूरे वाक्य को लेके और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि दोबारा इस तरह की घटना नहीं होगी? देखिए, ऐसा है कि ऐसा लगता है कि इसमें उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जंगल राज है जी। इन्होंने जो सत्ता में आते जो दावे किए थे, हम भय मुक्त कर देंगे, अपराधी मुक्त कर देंगे, सारा कुछ उसके उल्टा चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में बलात्कार के मामलों में पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 चल रहा। और ये जो हाथरस वाली जो घटना है, ये तो बहुत ही शर्मनाक भी है, दर्दनाक भी है कि किस तरह से जो बलात्कार तो किया सो किया, उसके बाद उसको जिस प्रकार से चोटें पहुंचाई गई, उसको मारने की कोशिश की गई, वो उससे भी ज्यादा गंभीर अपराध है। तो ये जैसा आपने बताया कि ये कोई पहली घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश में लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जो सरकार के उन सारे दावों को झुठला दे रही हैं। जो इन्होंने भय मुक्त का, अपराधी मुक्त का, ना जाने क्या क्या किया, वो आम जो खासतौर से औरतों के ऊपर जो अपराध है वो उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है जी। तो ये इनके दावे सारे बिल्कुल थोथे जो है वो झूठे साबित हो गए हैं। और जो जमीनी सच्चाई है कि आज औरतें जो है वो सुरक्षित नहीं है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले जो है वो सारा सब सामने आ रहा कि कितना बेटियां सुरक्षित हुई हैं या कितना बेटियां पढ़ाई जा रही हैं। जी, इसके अलावा सर एक सवाल ये भी बनता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि पुलिस की ओर से जो FIR दर्ज की गई थी, पहली बात तो शुरुआती दिनों में FIR दर्ज नहीं की गई और जब FIR लिखी गई है तो उसमें ये लिखा गया है कि छेड़छाड़ी का मामला है, रेप की घटना है, सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की ओर से छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया था। इसको कैसे देखते हैं आप सर? माना कि सरकार की ओर से अगर हम आरोप लगा देते हैं सरकार कामकाज नहीं करी, लेकिन सबसे पहले तो सर पुलिस से उम्मीद करते हैं। वो तो देखिए, जो पुलिस का रवैया है वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि पुलिस को खुली छूट मिली हुई है। आप केस लिखना हो लिखिए, ना लिखना हो मत लिखिए, क्योंकि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरा, पुलिस को ज्यादती करने की खुली छूट मिली हुई है। अगर ऊपर से ये आदेश हो कि आप सही जो FIR आए आप उसको तुरंत दर्ज करिए और तुरंत कार्रवाई करिए, तो इस प्रकार की शर्मनाक कार्रवाई पुलिस के स्तर पे नहीं होगी। ये एक मामले में नहीं है, चाहे उन्नाव है चाहे कोई, ये कितने ऐसे मामले हैं जिनमें पुलिस ने दोषियों को बचाने की पूरी कोशिश की। तो बिल्कुल सरकार के रवैये को दिखाता है, सरकार का रवैया जो आप मामले बता रहे हैं, भले उन्नाव का मामला हो। और शबनम जी के पास में आना चाहूंगा, हालांकि शौकत अली जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप दोनों के पास में आऊंगा। नूतन जी भी हमारे साथ हैं। शबनम जी, आपसे फिर एक सवाल है, जैसा कि अभी कहा उन्नाव मामला भी था, बुलंदशहर का मामला मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृहनगर, जहां के वो संत है, जहां के वो महंत है। उसके बाद लखीमपुर खीरी, कितने ऐसे मामले आ चुके हैं और उन सारे मामलों में आपसे हम जानना चाहेंगे, तीनों शहर की अगर बात कर ले तो इसमें कहां तक क्या कार्रवाई हुई और इस तीनों शहर के जो अपराधी हैं वो आज किस हालात में हैं और जो पीड़ित हैं वो किस हालात में है? शबनम जी। देखिए उमंग जी, जिस तरीके से दारापुरी जी कह रहे थे कि ऊपर से संरक्षण मिला हुआ है, तो मुझे लगता है वो अपने कार्यकाल की बातें बता रहे थे।
कोई भी सरकार। शबनम जी, मैं आप ही के कार्यकाल के बारे में बता देता हूं। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं, शबनम जी सुनिए, शबनम जी आप सरकार में हैं, आपने बड़े बड़े दावे किए हैं और इस समय सुनना भी आप ही को पड़ेगा। तो सुनिए शबनम जी, मैं फिर हम नहीं करना चाहते थे, हम जाति की बात नहीं करना चाहते थे, हम धर्म की बात नहीं करना चाहते थे, हम वर्ग विशेष की बात नहीं करना चाहते थे शबनम जी। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा, सुनिए शबनम जी, जिस प्रकार से आपने कहा, आप उठा के देख लीजिए इस समय उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को, आईपीएस को, आरएएस को आप उठा के देख लीजिए, परसेंटेज आप खुद डिसाइड कीजिए, हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हम आपको बताएंगे आप मानेंगे नहीं। आप खुद उठा के दीजिए और हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कितने प्रतिशत लोग अगड़ी जाति के या फिर एक विशेष जाति विशेष के पुलिस प्रशासन में है, आईपीएस में है, आरएसएस में है, आप खुद बताइए हमें। फिर उसके बाद अगर आप कहेंगी कि हम जाति की बात नहीं करें तो हम मान लेंगे। शबनम जी देखिए, कोई आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है तो वो अपने प्रतियोगिता के बाद बनता है, उसमें हमारा हाथ हो ये कहना कहीं ना कहीं अनुचित है। अपने देश के संवैधानिक, अपने देश के सभी जो संस्थाएं हैं उस पर शबनम जी आप समझ नहीं रही हैं, या आप समझना चाहती नहीं है, या आप बताना नहीं चाहती, ये खैर एक अलग बात है। शौकत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शौकत जी क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अभी तक आपने जितनी भी बातें सुनी? शौकत जी, शिकंजे में लेता है, कहीं भी अपराधी को संरक्षण सरकार नहीं दे रही है। इस केस में भी चारों अपराधी सलाखों के शबनम जी, सरकार उसको नहीं बचा रही है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन सरकार उसको सजा भी तो नहीं दे रही, उस अपराधी में डर भी तो नहीं बिठा रही। अगर डर बिठा रही होती तो क्या इनकी इतनी हिम्मत होती? एक बच्ची के साथ में, 19 साल की एक बच्ची के साथ में पहले तो लगातार उसको धमकियां दी गई, उसको माफ कीजिएगा शबनम जी, उसको इतना डराया गया कि वो बच्ची घर से निकलने में डरती थी माँ के कहने पे। जैसे शबनम जी सुनिए, आप सुनिए शबनम जी, जीरो टॉलरेंस की नीति की आप बात करते हैं, बार बार इस शब्द को मेरे को दोहराना पड़ रहा है। उस बच्ची को इतनी बार धमकाया गया, वो घर से निकलने से डरती थी, और जिस दिन हिम्मत करके वो घर से निकली उसका क्या हश्र हुआ ये आज पूरा देश जानता है। शौकत जी से मैं बात करना चाहूंगा। शौकत जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? शौकत जी देखिए शबनम जी, आप एक महिला हो और उस पीड़िता का मुझे लगता है आप बहुत दर्द अच्छे समझते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, क्या आपने उसका दर्द समझने का प्रयास किया? ये इतनी बड़ी घटना हुई थी, क्या आपने एक बार ये कोशिश की कि महिला आयोग के सदस्य, सुन तो लीजिए, अगर विपक्ष सुन लीजिए शबनम जी, थोड़ा धैर्य करके सुनिए, मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, हम आपकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। आप बताइए, अपनी महिला आयोग सदस्य के साथ जाती मिलने के लिए और कहती कि नहीं, जो भी आपके साथ कष्ट हुआ या जो पीड़ा हुई, जो दर्दनाक हादसा हुआ, बिल्कुल हम निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, कोई संदेह नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप नहीं गई। अगर विपक्ष चला जाता है तो आप लोग ये कहना शुरू कर देते हो कि राजनीति कर रहे हैं ये लोग मिलने जा रहे हैं, भड़का रहे हैं, दुनिया भर के प्रोपोगंडे के आरोप। आप ये बताइए, आपकी सरकार पोस्टर लगाने की बात कर रही है, आपको जानकारी है या नहीं है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, आपकी सरकार पोस्टर लगाने की बात जी बिल्कुल शबनम जी शौकत जी माफ कीजिएगा, बीच में रुक रहा हूँ, बीच में शौकत जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ। पोस्टर की आपने बात करी शौकत जी आपका ही सवाल। शौकत जी सुनिए, मामला हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं उनको पोस्टरों से भय नहीं होगा। बिल्कुल शौकत जी आपकी ही बात को आगे बढ़ाता हूं और चंद्रमोहन जी के पास में जाता हूं। शौकत जी आपके पोस्टर वाली बात को आगे बढ़ाता हूं। शबनम जी आप मेरे को बताइए, चारों अपराधियों के कितनी जगह आपने पोस्टर लगा दिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब लूंगा। चंद्रमोहन जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए, कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, क्या कहेंगे चंद्रमोहन जी? देखिए, हमारी जो शबनम पांडे है, हमारी बहन है और बीजेपी की नेता और एक महिला है। बड़ा दुर्भाग्य है कि वो एक महिला होते हुए भी अपनी बातों के अंदर एक महिला की पीड़ा का दर्द ना कहकर अपनी पार्टी की महिमा के अंदर कहीं ना कहीं घुसती चली जा रही हैं। वो ये भूल जा रही हैं कि जो ये कांड यूपी के अंदर हुआ है ये किसी के साथ भी हो सकता है, और वो जो बेटी है वो सबकी, वो हिंदुस्तान की बेटी है। और ये वो लोग हैं, जब राष्ट्रपिता की नाम की बात आती है तो राष्ट्रपिता की दिखाई देने के लिए अगर कोई इनसे प्रश्न चिन्ह कर ले तो ये उनको देशद्रोही कह देते हैं। लेकिन आज जब बेटी की बात आई तो मेरी बहन ने एक दर्द पर ये बात नहीं बोला कि मैं सत्ता में रहते हुए उन 4 आरोपियों के लिए कठिन कार्रवाई करूंगी, उसके लिए कठोर से कठोर सजा दिलवाऊंगी नहीं। आपको भी मौका दिया था, आपने भी अपना पक्ष रख लिया। आपका विकास जो कानपुर से चलते हुए 3 स्टेट घूमता हुआ और मध्य प्रदेश के अंदर जाके पकड़ा जाता है और फिर नौटंकी के साथ उसका अंत करा जाता है,
जब ऐसी चंद्रमोहन जी, एक सवाल ये भी बनता है कि वाकई सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक की बातें रह जाएगी? चंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती हो, आप ये बताइए कि सपा के नेता से पूछते हैं तो वो कहते हैं बीजेपी की ओर से ये नहीं किया गया, कांग्रेस की ओर से पूछते हैं तो कांग्रेस की ओर से भी ये कहा जाता है कि बीजेपी की ओर से ये नहीं कहा गया। क्या कह रहे प्रीति जी? जिस भी पार्टी के नेता से इस पूरे मामले को लेकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई बस यही कहता है कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार की ओर से वहां पर कोई काम नहीं किया जा रहा, वहां का पुलिस प्रशासन जो है वो भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा। सर, एक तरफ मान लेते ना, एक तरफ चलो मान लेते हैं कि ठीक है, आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो सही है, लेकिन सर आपका ये भी तो सहयोग बनता है ना कि आप वहां पर जो लोग हैं उनको सहयोग करें, नए नए आइडियाज दे, कानून बनाए, इस बारे में बात करें। सिर्फ इतना कहना कि उस पार्टी का राज था, उस पार्टी के राज में ये काम हुआ तो उस पार्टी पे सारी चीजें थोप दो। चर्चा कहां करना चाहती हो? सदन में बैठना कहां चाहती हो? मैंने अपने पहले वक्तव्य में इसी बात को रखा था जी कि ऐसे केसों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ और फास्ट ट्रैक डिसीजन होना चाहिए। क्यों नहीं हमारी सरकारें अभी तक, चाहे वो अभी की हो या पुरानी सरकार हो, लेकिन आज की सरकारों पर प्रेशर इससे सबसे ज्यादा उठता है क्योंकि वो सरकार देश और सूबे की जनता को पिछली सरकारों के कार्यों को नकार कर सत्ता मिली है उन्हें और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता मिली है। बिल्कुल, लेकिन तो सर नई सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती ना कि पीछे वाली सरकारों ने ये काम करे तो उनको अब हम करेंगे, उन्होंने किया था तो उनको सत्ता से निकाल दिया। अगर आप अपने नाम की नंबर प्लेट लगाने के लिए रात के अंधेरे के अंदर संविधान बदल देते हैं तो एक बहू बेटी की इस्मत या उसकी इज्जत लूटे और उसका किसी बिल्कुल बिल्कुल चंद्रमोहन जी, कहीं ना कहीं जी चंद्रमोहन जी, कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपका जरूर वैलिड है और इस सवाल का जवाब भी शबनम जी से लेंगे। रातों रात जब राज्यपाल भी, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, सरकार बदल सकते हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं, नेम प्लेट की आपने बात कही, वो रातों रात हो सकता है, तो इन अपराधियों को, ना सिर्फ इन अपराधियों को बल्कि जितने भी और अपराधी हैं या जो सोच भी रहे हैं कि हम इस प्रकार का अपराध करेंगे, क्यों नहीं उनके मन में यह डर आता कि रातों रात हमारे साथ भी सरकार या पुलिस प्रशासन कुछ कर सकता है, हमें बंद कर सकता है, हमारे अपराध की जो भी सबसे ज्यादा भीषण सजा हो वो हमें दे सकता है। इस पर मैं शबनम जी से जरूर जवाब लूंगा। नूतन ठाकुर जी काफी देर से हमारे साथ बनी हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे नूतन जी? देखिए, मैं ये कहूंगी कि ये दोषारोपण करने की जगह पे अगर जब तक की अगर गलती हुई, जहां चूक हुई, उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक स्थितियां नहीं सुधरेंगी। जैसे होता है अपने पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करना एक चीज है, लेकिन अगर घटना घटी है तो उसके जब तक तह में जाके उसका सही तरीके से विश्लेषण नहीं करेंगे तो रोक कैसे लगेगी। इस पूरे प्रकरण में जैसे आपकी डिबेट से ये बात आई कि उस बच्ची को पहले भी धमकी दी गई थी, जो अपराधी है उन्होंने पहले भी इस तरह के कृत्य किए हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि पुलिस की जानकारी में नहीं रही होगी, लोकल थाने या चौकी की जानकारी में ये बात नहीं रही होगी, शिकायत भी की गई होगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसी शिकायतों पे पुलिस तुरंत संज्ञान नहीं लेती है। और वही कारण है कि ऐसे जो गाँव में कुछ होते हैं, जो दबंग होते हैं, उनके हौसले बढ़ते हैं। अगर कुछ नहीं, जब पहली शिकायत गई, पुलिस उस घर में जाके अगर 2 बार कह ही देती कि आगे से इस तरह की शिकायत आई अच्छी नहीं हुई तो संभव है हम उस बच्ची को बचा सकते थे, वो आज हम लोगों के बीच में हुई। लेकिन आमतौर पे महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, तो जब तक ब्रूटैलिटी की हद पार नहीं हो जाती तब तक पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं करती है या रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी वजह है कि महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है। छोटी घटना को ही अगर पुलिस संज्ञान में ले और अगर शिकायत आती है, उसके घर जाके ये नहीं है कि आप तुरंत हर को गिरफ्तार कर जेल में ही डाल दीजिए, लेकिन संज्ञान लेके अगर किसी घर के दरवाजे पे 2 बार पुलिस चली जाए, उसके माँ बाप को भी कह दे कि इस तरह की शिकायत आ रही है, आगे आई तो छोड़ेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई होगी, तो शायद ऐसी घटनाओं में कुछ तो अंकुश लग सकती है। लेकिन जब मामला बढ़ जाता है, जब मीडिया में चीजें आती तो एक कार्रवाई कर देते आप, तो उससे कैसे रोकेंगे, महिलाओं को सुरक्षा कैसे देंगे जब तक कि प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं होगा। और मुझे लगता है कि इस दिशा में सोचने की जरूरत है। ठीक है जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा और भी आपसे सवाल करेंगे। तो हम आपको बता दें, पूर्व आईपीएस हमारे साथ एसआर सर जुड़े हुए हैं। सर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिस तरीके से तमाम पार्टी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपना पक्ष रह रहे हैं, साथ ही अगर नूतन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने ये बात कही है, इस बात के वाकई मतलब आप क्या मानते हैं कि कितनी सही है ये बात कि पुलिस प्रशासन अगर वहां पर जाता
उनके माँ बाप को तसल्ली देता, उन्हें कहता कि नहीं हम आपके साथ हैं और आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि वाकई आज वो लड़की भी हमारे बीच में होती और शायद जो ये भयावह घटना हुई है ये भी नहीं होती, और इसके साथ ही जो अपराधी इस तरह की घटना करने के बारे में सोच रहे हैं उनमें भी डर होता? तो कह सकते हैं कि वाकई पुलिस की लापरवाही है इसमें। लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से एसआर सर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शबनम जी, फिर से आपका रुख करता हूं। आपने यहाँ पर बात सुनी, और सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात और सबसे वाजिब बात नूतन ठाकुर जी ने ही कही है। और जो चीज हम इस चर्चा से उठाना चाह रहे हैं, हम फिर से कह रहे हैं, जाति विशेष पे हम नहीं जाना चाहते, धर्म पे हम नहीं जाना चाहते, किसी वर्ग विशेष पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक लंबा इतिहास रहा है अगड़ों का और पिछड़ों का, और ये घटना उसी की वानगी है। आप माने या ना माने, लेकिन ये घटना उसी तरफ इशारा कर रही है। आप वहां पर खुद आप जाएं, जैसा कि शौकत जी ने भी कहा, चंद्रमोहन जी ने भी कहा, एक बार आप ग्राउंड पर जाकर रियलिटी चेक आप करें, आपको पता पड़ेगा। और ना सिर्फ हाथरस में, बल्कि मेरा तो ये कहना है सबसे बड़ी पार्टी होने का आप दावा करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और जब चुनावी रैलियों की बात आती है या किसी और अभियान की बात आती है, एक एक घर, एक एक गांव, एक एक गली में आपके कार्यकर्ता जाते हैं, तो क्यों नहीं एक एक घर, एक एक गांव, एक एक गली में आपके कार्यकर्ता इस समय भी नाकारा बैठे हैं। और ये शब्द प्रयोग करने में हमें बिल्कुल दुख नहीं है। आपका हर एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की खासतौर पर मैं बात करूंगा, खाली बैठा है, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर प्रचार करने में जुटा हुआ है, दूसरी पार्टी के नेताओं को, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिर्फ और सिर्फ बुरा भला बोलने में लगा हुआ है। क्यों नहीं आप अपनी पार्टी में ये कानून बनवाते, या क्यों नहीं अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों को ये सलाह देते कि एक एक कार्यकर्ता को हर एक घर में भेजें, उनसे पूछें कि हमारी सरकार है, सूबे का मुखिया आपका घर का सदस्य है, आपके घर का मुखिया है, आप बताइए आपको क्या परेशानी है, क्यों नहीं ऐसा करते? उमंग जी, सबसे पहले तो मैं विरोध व्यक्त करती हूँ कि आपने जिस तरीके से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कहा है कि वो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुरा भला कहता है, आप सबूत दिखाइए अगर हर कार्यकर्ता ऐसा करता है तो। शबनम जी, इतनी देर से हम आपसे इतने सारे सवाल कर रहे हैं, आपने क्या एक भी सबूत दिखाया जो आज आप हमसे सबूत मांग रहे हैं? हम प्रूफ के साथ एक एक चीज बोल रहे हैं। शबनम जी, आप सबूत मांगेंगी, अगली चर्चा में आपको सबूत भी दिखा देंगे। महिला आंदोलन से निकली हुई हूँ, तमाम महिलाओं की मेहनत की मदद करती रहती हूँ, पर आप गरिमा गिराने का काम मत करिए। आपको एक बात कही, उसकी बात को समाप्त ना लेके उसी पर प्रशंसित कर दिया। ये सत्ता का नशा, ये आपके मुंह बोल रहा है। मत करिए, देखिए मुद्दे से मत भटकिए। हमारी पार्टी मुद्दे से हम नहीं भटक रहे शबनम जी, हम तो आपसे सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप हमसे सबूत मांग रहे हैं। मैंने, शबनम जी सुनिए, मैंने आपको इतना बड़ा सबूत दिया, इतनी बड़ी बात मैंने बताई। हमें नहीं लगता कि किसी और जगह से आपको ये बात पता पड़ी होगी। हमने आपको इतनी बड़ी बात बताई है कि वो चारों के चारों अपराधी, जिनमें से मुख्य अपराधी संदीप नामक वो शख्स था, अक्सर, सुनिए शबनम जी सुनिए, अक्सर उस लड़की को धमकाता था, उसके परिवार वालों को धमकाता था। इतना बड़ा सबूत आपने दिया। क्या कर रही थी आपकी पुलिस? क्या कर रहा था आपका बीजेपी का कार्यकर्ता, या क्या कर रहा था आपका महिला आयोग? उमंग जी, इस मुद्दे पे बोलूंगी, पर आपको इस बात के लिए मैं विरोध व्यक्त बार बार कर रही हूँ। आपने हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की गरिमा को भंग किया है। शबनम जी, एक बच्ची की गरिमा भंग हो जाती है, एक बच्ची जिंदगी और मौत की जंग हार जाती है। आपको अपनी गरिमा की पड़ी है, आपको अपनी पार्टी की गरिमा की पड़ी है। अगर हम उस बच्ची की गरिमा का ध्यान नहीं रखते, शबनम जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आरोपियों को पकड़ते आपको अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत चिंता है, लेकिन जो हाथरस में एक बिटिया के साथ हुआ उसकी चिंता नहीं है आपको। एक बार भी आपने नहीं कहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बोल दिया गया, आपको तुरंत हो गया। आप चिल्लाने, शर्म करिए शबनम जी, शर्म करिए, शर्म करिए। आप एक महिला हैं, आप एक महिला हैं, और आपको शर्म आनी चाहिए कि एक महिला के साथ इतना अत्याचार हुआ, उसके बावजूद भी अपने आपका पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रही है, उस महिला के लिए नहीं लड़ रही है जिसके साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ।
एक बच्ची पे का ठीक है शबनम जी, अब तो बुरा लगेगा ही जब बात पार्टी पर आ जाती है, जब बात पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। सुनिए शबनम जी, सुनिए, जब बात पार्टी पर आती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आती है, तो बहुत मिर्ची लगती है। लेकिन उन्हीं कार्यकर्ताओं के लिए, उन्हीं पार्टी के लिए जब आप चुनावी विधानसभा के दौरे करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, जब आपको ये बुरा नहीं लगता? जब दूसरी पार्टी के लोगों को कोसा जाता है, दूसरी पार्टी की सरकार को कोसा जाता है, तब आपको बुरा नहीं लगता। लेकिन आपकी पार्टी को, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर कुछ कह दिया तो आपको बहुत बुरा लगा। मैं फिर दोहराता हूं शबनम जी, ध्यान से सुनना शबनम जी, बहुत ध्यान से सुनना। मैं फिर दोहराता हूं, मैंने ये चीज क्यों कही है शबनम जी। सुनना आपको पड़ेगा, सुनना आपको पड़ेगा। सबूत आपने मांगा है, मैं आपको सबूत भी दूंगा शबनम जी। ध्यान से सुनिए, मैंने ये बात क्यों कही, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए शबनम जी, बहुत ज्यादा ध्यान से। मैंने ये बात इसलिए कही है, फिर आपको ध्यान दिला देता हूं, आप नोट कर लीजिए इस बात को। वो लड़की अपने घर से बाहर निकलने में डरती थी क्योंकि उसको धमकी मिलती थी, इसीलिए मैंने आपके ऊपर ये सवाल उठाया। खैर, आप जवाब नहीं देना चाहती, आप अपने आप को, आप योगी सरकार को, अपनी पार्टी को आप डिफेंड करना चाहती हैं, आप डिफेंड कीजिए, बहुत अच्छी बात है। एक बच्ची की गरिमा चली गई, उसकी आपको कोई परवाह नहीं है। शौकत जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगा, समय हालांकि इजाजत नहीं देता है, लेकिन फिर भी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा शौकत जी। मैं साफ तौर पे कह रही हूँ, देखिए उमंग भाई, जो नूतन जी ने बोला उसको मैं सही मानती हूँ। जी शौकत जी बोलिए। शबनम जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूँ, समय इजाजत नहीं दे रहा है। शौकत जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। शौकत जी देखिए उमंग भाई, शबनम जी को शर्म आनी चाहिए। उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को दो शब्द क्या बोले, एकदम चीप। एक महिला होने के नाते इनको पहले उस पीड़ित महिला, जो मृतक महिला हुई, जो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके साथ संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, ना कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लड़ने के लिए खड़े हो जाना चाहिए था। देखिए एक बड़ा हादसा हुआ, ये सत्य है। नूतन जी ने जो कहा एकदम 100% सत्य है कि जो लोकल पुलिस थी उसने ढीला ढवाली की, FIR करने में लेट की। अगर घर जाकर थोड़ा सा टाइट कर देती, अगर थोड़ा सा हल्का सा मत करिए चैनल पे। शबनम जी मानना आपको पड़ेगा, शबनम जी स्वीकार आपको करना पड़ेगा। खैर शौकत जी, शबनम जी माफ कीजिएगा, समय बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। चंद्रमोहन जी के पास भी मैं आना चाहूंगा। चंद्रमोहन जी, बहुत कम शब्दों में फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। देखिए, सत्ता के नशे के अंदर सरकार और सरकार के नेता इस वास्तविकता को भूल जाते हैं कि इस वास्तविकता को कल को उनको भी सामना करना है। अगर देश की जनता और सूबे ने आपको सत्ता दी है तो उसका सदुपयोग करके, जिस तरह से आप वोटों की राजनीति के अंदर और कानून पास करते हैं, मेरी फिर आपसे निवेदन है कि आप इसके लिए कठोर से कठोर कानून पास करें, जिससे कि अपराधी अपराध करते समय सपने में भी डरे। करने की बात तो बाद में है। अगर आप अपने आप को सेवक और अपने आप को योगी कहते हैं तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि हम आपका साथ देंगे, आप प्रचंड तरीके से इसको करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल चंद्रमोहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा और ऐसा होना भी चाहिए। जब इतने बड़े बड़े मामले हो जाते हैं तो तमाम पार्टियों को राजनीति भुला के एक मंच पर आना चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि कब ऐसा होगा, कब ऐसा सुनहरा समय हम देख पाएंगे, हमारे देश की जनता देख पाएगी। नूतन जी, जाते जाते आपसे भी बहुत कम शब्दों में फाइनल कमेंट। नूतन जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति, जिस प्रकार से अभी आपने भी देखा, तमाम गेस्ट यहां पर जुड़े थे और जैसा कि देखा गया है, जिसकी भी सरकार होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है, अगर उससे एक बार सवाल उठा ले या उसके पक्ष में अगर बात नहीं करे तो वो बुरी तरीके से सबूत मांगने लग जाते हैं। उल्टा हमारे ऊपर ही वो सवाल खड़े करी, उन पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन हमने कार्यकर्ताओं के बारे में बोल दिया तो वो बात उन्हें बड़ा चुभ गई। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो बार बार इस चीज को बोलेंगे कि इतनी बड़ी पार्टी होने का आप दावा करते हैं, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के पोस्टर लगाने की आप बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने की आप बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में आप राम राज्य की बात करते हैं, तो बातें आपको सुननी पड़ेगी। और ऐसा राम राज्य ना उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, ना देश की जनता चाहती है। जिस प्रकार से इस राम राज्य की अगर आप बात कर रहे हैं, जिस राम राज्य में मां के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, एक दलित के साथ, उस दलित के साथ जिस दलित ने राम की भी नैया पार लगाई, ऐसे जघन्य अपराध होंगे तो फिर किसी को भी ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। सोचने वाली बात है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।